तो सबसे पहले तो दोस्तों हर हर महादेव। आज है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें, सबके ऊपर अपना प्यार दें। दोस्तों सामने मेरा हीरा खड़ा है, मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड की तरफ से बाइक आती है जे सीरीज इंजन के साथ में। 349 सीसी का इंजन है, 20.2 bhp पैदा करता है पावर और 28 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों ये बाइक मैंने 12 मार्च 2023 को खरीदी थी। इस बाइक के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या क्या सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा, आप ये कह सकते हैं ये प्योरली ऑनरशिप एक्सपीरियंस है, इस बाइक का रिव्यू है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप किलोमीटर चेक कर लीजिए। आई होप कैमरा पकड़ रहा होगा। 36,935.4 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है 3 साल में लगभग। तो दोस्तों अगर बात करूँ इसके लुक्स की, ओवरऑल लुक्स की, तो भाई साहब बाइक है ना जो वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप कहीं भी रुकेंगे ना तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपसे पूछे नहीं कि भाई क्या है भला है ये। इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मीटियोर 350 को एक ऐसा ब्रांड वैल्यू बन गया है रॉयल एनफील्ड के लिए जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दोस्तों ओवरऑल लुक्स देखिए, बाइक बहुत बढ़िया लगती है। मैंने मैट ब्लैक स्पेशली इसी वजह से खरीदा था क्योंकि इस कलर में ना ये बाइक एकदम औसम लगती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपको मैं दोनों साइड से इसके लुक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे प्रॉपर क्रूजर बाइक होती है ना भाई साहब, बिल्कुल वैसे ही लगती है। अगर आप इसकी प्लानिंग कर रहे हो ना तो इस वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं दोस्तों मैं इसके सीट के कंफर्ट से। देखा इसे, इसमें मैंने कंपनी से ही DIY करा के बाइक मंगवाई थी, जिसमें मैंने ये लेग गार्ड और ये विंडशील्ड लगवा के मंगवाया था। सीट के कंफर्ट की मैं बात कर रहा था दोस्तों। सीट का जो कंफर्ट, जो टूरर जो इसकी सीट थी, कोई इशू नहीं था। 3 साल उसको मैंने चलाया। मेरी बाइक ओपनली खड़ी होती है, इस वजह से सीट के अंदर पानी गया और सीट थोड़ी सी हार्ड होगी, तो मैंने इसको फिर गाजियाबाद से रिप्लेस कराया और उसको नया बनवाया है। सीट का कंफर्ट इसका भी बहुत बढ़िया है जो मैंने बनवाई है, और इससे पहले जो टूरर सीट थी वो भी बहुत बढ़िया थी। स्टॉक सीट में थोड़ा सा इशू होता है, उसको आप 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकते बैठ के एक साथ कंटिन्यू। ये तो रहा सीट का कंफर्ट। तो दोस्तों जब ये बाइक खरीदी थी उस समय ये थी BS6 फेज 1 और ये E10 बाइक है। अभी E20 आ रहा है। E10 पे इस बाइक ने, मैंने इसको जो उस समय खरीदने के बाद जो लॉन्गेस्ट राइड मारी थी वो मैंने दिल्ली टू मुंबई मारी। इस बाइक ने मुझे 39 प्लस का माइलेज दिया था, जिसमें मैं 1 महीने मुंबई में रहा, और अगर आप उसको हटा दो तो 40 प्लस का माइलेज था। आज भी मैं जब इस बाइक से करके आया हूँ तो 38 प्लस का माइलेज है। जगन्नाथपुरी उसका हमने चेक किया है। लेकिन E20 अगर आप किसी और पेट्रोल पंप से डलाओगे जियो को छोड़कर तो ये 35 का ही माइलेज देगी आपको मैक्सिमम। बट अगर जियो के तेल से इस बाइक को चलाते हैं, पेट्रोल से इसको चलाएंगे तो ये आराम से आपको 38 से 40 का माइलेज देगी 80 तक की स्पीड पे। 80 से 100 अगर चलाएंगे तो 38 तक आ जाएगा, 36 35 तक आएगा। मतलब माइलेज की आप टेंशन मत लो, मिनिमम 35 आएगा ही आएगा, आप चाहे इसको जैसे चला लीजिए। हाँ, एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, बाइक का माइलेज, टू व्हीलर का किसी का भी माइलेज, वो हमारे राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बाइक को चलाते हैं। ठीक है, ये होगी एवरेज की बात। बात करूँ इस इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब ना तो टॉर्क में कोई कमी है ना ही पावर में कोई कमी है। लेह लद्दाख लास्ट ईयर इसी बाइक से जून में किया है, कोई भी इशू नहीं आया था कहीं पर भी। इवन नॉट ए सिंगल पंचर इसमें हुआ था मेरा। दोस्तों बात करूं इसके राइडिंग पोस्चर की, तो वो आपको पता है कैसा राइडिंग पोस्चर है। पैर इसमें आगे रहते हैं, सीटें जो हमारी बैक है वो एकदम स्ट्रेट रहती है। तो थकान वगैरह देखिए मेरे को तो हुई नहीं है इस बाइक पे कभी भी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हर किसी का एक्सपीरियंस दोस्तों अलग अलग हो सकता है। देखिए, बात करूं सस्पेंशन की, जो कि इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई साहब। आगे टेलीस्कोपिक आते हैं, बहुत बढ़िया सस्पेंशन आगे का। पीछे का जो सस्पेंशन है भाई, अब देखो वो कॉइल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है जो पहले आता था ना नाइट्रॉक्स, वो नहीं है। ये थोड़े से स्टिफ है सस्पेंशन है जो 60 kg या 60 से आप मान के चलिए, 60 से अगर नीचे है ना तो थोड़ा सा आपको इशू आएगा इस बाइक पे। ये आपकी बैक है ना जो, उस पर थोड़ा सा अगर पॉटहोल्स बड़े बड़े वाले आ रहे हैं या सडनली आ रहा है तब थोड़ा सा इशू आता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता। मैं स्टॉक के साथ ही चला रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, आप जो पहले बाइक आती थी क्लासिक उसके इसमें लगवा सकते हैं, पीछे के जो नाइट्रॉक्स शॉकर होते हैं उसको। तो दोस्तों बात करूं बाइक की ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में, तो भाई साहब कोई भी इशू नहीं है। हैंडलिंग बहुत प्यारी है इस बाइक की। आराम से 70-80 की स्पीड पर भी मैंने इस बाइक को टेस्ट किया हुआ है। लगभग 200-250 मीटर हाथ छोड़कर भी इस बाइक को चलाई है। दोस्तों एक चीज़ और कह देता हूँ, ये टेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप भी अपना बाइक के हाथ छोड़े और चलाने लगे हाईवे पर। प्लीज़ वो गलती मत कीजिएगा। ये तो मैं सिर्फ अपने जो ये खाली रोड है, इस तरह के रोड्स जो होते हैं उनके ऊपर ये सब चीज़ें कर लेता हूँ, तो आप बिल्कुल ये गलती मत करना। बाकी देखिए, राइडिंग स्टाइल मैंने बता दिया, ओवरऑल परफॉर्मेंस बता दिया। टायर के बारे में बात करूं तो दोस्तों पीछे
तो दोस्तों देखिए 140 70 17 पीछे के टायर का साइज है और ये मेरा दूसरा टायर है। आगे जो आता है 100 90 19 ये भी मेरा दूसरा टायर है। भी ये रिसेंटली मैंने 35-36 हज़ार किलोमीटर पे ही चला चेंज कराया है। टायर भी बढ़िया है। ये मैंने पीछे जो टायर है मीटियोर करके आता है MRF का, और आगे सेम वही टायर है, स्टॉक टायर है एक तरह से कह सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। टायर की लाइफ बहुत बढ़िया है। आराम से मेरा पीछे का टायर जो था वो लगभग 30,000 किलोमीटर चला, 28,000 किलोमीटर मान के चलिए, और आगे का टायर 36,000 किलोमीटर, तो कोई इशू नहीं है। और दोस्तों इस टायर, ये वाले टायर के साथ और स्टॉक टायर के साथ ही मैंने लद्दाख किया था। मुझे कोई भी कहीं भी कैसा भी इशू नहीं आया था, तो टायर की तरफ से अब आप निश्चिंत रहिए, कोई इशू नहीं आता है। बात करूं इंजन की रिलायबिलिटी, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस बाइक का यही है, जे सीरीज इंजन JI 349। दोस्तों आज तक 36,935 किलोमीटर चलाने के बाद भाई साहब कोई भी इशू नहीं आया इस बाइक में। मेरे बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं हुई। एक ही बार प्रॉब्लम आई जो अभी चल रही है रिसेंटली, सिर्फ वाइब्रेशन, वो भी इस वजह से कि मैंने नया चैन सेट डलाया और उसके बाद से इसमें वाइब्रेशन आनी शुरू हो गई। क्यों आ रही है उसका रीजन मैंने 3-4 फाइंड आउट किए हैं। अभी बस यहाँ से सीधा सर्विस सेंटर जाऊंगा और उसको जो मैं करा दूंगा। तो इंजन के मामले में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर 10,000 किलोमीटर पे इस बाइक के टेपिट आपको चेक कराने होते हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। सर्विस में क्या क्या होता है, ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज होता है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज होता है, स्पार्क प्लग चेंज करा लीजिए, चेक करा लीजिए अगर जरूरत है तो, अदरवाइज तो सब सही है, कोई भी ऐसा इशू है नहीं। तो दोस्तों अगर इस बाइक के नेगेटिव्स की बात करूँ तो सिर्फ 4-5 ही नेगेटिव्स हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता है। पीछे का सस्पेंशन, स्टॉक सीट जो आती है, थोड़ा सा वाइब्रेशन जो हैंडल में फील होता है इसके मिरर्स के अंदर, वो कुछ ज़्यादा ही आता है। मिरर्स में तो भाई साहब आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप क्लासिक चलाओ, मीटियोर चलाओ या फिर बुलेट चलाओ, सब में आएगा ही आएगा वाइब्रेशन तो आपको थोड़ा बहुत। इन 3 चीज़ों को अगर मैं छोड़ दूं तो भाई साहब इससे बढ़िया क्रूज़र बाइक कोई भी नहीं है। और अगर पॉजिटिव्स की बात करूं तो देखिए पॉजिटिव्स में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसके हिसाब से सही है, क्रूज़र बाइक होने के बाद भी ठीक ठाक है इसका। माइलेज बहुत बढ़िया देती है, माइलेज मशीन कह सकते हैं। 349 सीसी में इतना माइलेज किसी भी बाइक का नहीं है, 40 प्लस तक भी मैंने निकाल चुका हूँ। यानी लोकल में 35 और ऑन रोड 39 से 40 आपको आराम से ये मशीन दे देगी निकाल के। आगे का सस्पेंशन का जो सेटअप है वो बहुत बढ़िया है। राइडिंग पोस्चर बहुत ही शानदार है इस बाइक का। आप जब इस पर बैठोगे तो यार आपको खुद फील होगा कि हाँ भाई मैं कुछ चला रहा हूँ, कोई मशीन दौड़ा रहा हूँ। ब्रेकिंग बाइट ऑलमोस्ट ठीक है। ऑलमोस्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग और सुपीरियर हो सकती थी इसकी, वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है कई बार जो आना चाहिए। बात करूँ इसके हेडलाइट के थ्रो की, वो ठीक ठाक ही है, लेकिन हाँ मेरा हेलोजन बल्ब है तो इसलिए और भी बढ़िया है। लेकिन जो LED आ रही है उसको तो बिल्कुल रात में दिखता ही नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने बाइक परचेज की है सेम मॉडल, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। क्लच की बात मैं जरूर करूंगा जी। 36,935 चलाने के बाद में क्लच मेरी थोड़े से जो ये वायर है ना, जो क्वालिटी है वायर की, तो यार वो बहुत बेकार है। रॉयल एनफील्ड से कोई देख रहा हूँ तो प्लीज यार पार्ट्स की क्वालिटी पे तो ध्यान दे लो। और उससे बड़ी चीज भाई पार्ट तो प्रोवाइड कराओ यार सर्विस सेंटर्स पे। पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे इसके। रेस का वायर नहीं है, एक्सीलरेटर का, क्लच का वायर नहीं मिला मुझे। ये देखिए जरा आप, ये इसमें 2 रबड़ लगती हैं यहाँ और यहाँ, वो रबड़ नहीं मिली मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब पार्ट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं यार। कितनी बार मैं इन चीजों को बोलूं, एटलीस्ट पार्ट तो प्रोवाइड कराओ। बात करूं सर्विस की कॉस्ट की, देखिए ये तो इसके नेगेटिव्स तो जो मैंने आपको बताए हैं 4-5, और ये पार्ट्स की तो खैर है ही मारा मारी रॉयल एनफील्ड में। सर्विस कॉस्ट दोस्तों देखिए मैंने AMC ले रखी है इस बाइक की, तो मुझे लगभग 600-700 रुपये में, 700 रुपये में सर्विस होके मिल जाती है। 1400 रुपये में शायद AMC इसकी मिल जाती है, और ऑल पैन इंडिया आप कहीं पे भी करा सकते हो। तो सर्विस कॉस्ट मेरी जो आती है वो आती है लगभग 2300 से 1400 रुपये। लेकिन ये मेरी 8वीं या 9वीं सर्विस थी, आई थिंक 8वीं सर्विस थी हाँ ये मेरी इस बाइक की। ये सर्विस तो मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ी, ऑलमोस्ट 5,000 रुपये में, क्योंकि मेरा चैन सेट भी चेंज हुआ था। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी वो छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, आप वो चाहें तो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों बाइक ओवरऑल बहुत बढ़िया है। हाँ एक नेगेटिव मैं आपको बताना भूल गया भाई, पेंट क्वालिटी। भाई पेंट क्वालिटी ना, पेंट की जो क्वालिटी ना 3rd क्लास है। रॉयल एनफील्ड इस पे ध्यान दो, पेंट की क्वालिटी पे। यार इतनी घटिया क्वालिटी नहीं होनी चाहिए पेंट की। देखिए पेंट की क्वालिटी यहाँ देखिए, ये यहाँ कुछ भी नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरी ये लगी हुई है। मैं हमेशा टेल बैग अपना ऊपर ही बांधता हूँ, यहाँ या फिर यहाँ।
यहाँ कभी भी कुछ नहीं लगता है मेरा, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ से पेंट कैसे निकल रहा है धीरे धीरे करके इसका। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी कंप्लेंट नहीं की थी, कंप्लेंट भी की थी मैंने इसके पेंट की, तो कोई सुनवाई हुई नहीं। ये देखिए। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, अभी पिछली सर्विस में मैंने ना हैंडल की ग्रीसिंग और कराई है, तो ग्रीसिंग के टाइम पे देखिए इन्होंने क्या नुकसान किया है ग्रीसिंग करते में यहाँ मारा है। उसके लिए जब इसकी ग्रीसिंग कर रहे थे वो लोग उसको वापस हैंडल को फिक्स कर रहे थे। उसके अलावा और क्या नुकसान किया उन्होंने, ये देखिए इसका जो अलाइनमेंट है ना, वो देखिए अब जरा अलाइनमेंट कहाँ जा रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर को झुक रहा है, ये भी टेढ़ा कर दिया इन लोगों ने मेरा। तो सर्विस की क्वालिटी तो आप भाई साहब आप देख ही सकते हो। और दूसरा अगर बात करूं रॉयल एनफील्ड के सर्विस की क्वालिटी की, तो भाई साहब सर्विस की जो क्वालिटी है ना बहुत घटिया है। 10 में से ना 4 ही नंबर दूंगा बस मैं। 4 नंबर भी क्यों दूंगा बताता हूं आपको। हैंडल की ग्रीसिंग कराई, आगे का मडगार्ड टेढ़ा किया, उस पर स्क्रैच डाल दिए। चेन सेट चेंज हुआ, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से अभी भी परेशान हूँ। 1500 किलोमीटर चला चुका हूँ बाइक को, सर्विस होने के बाद वाइब्रेशन एज इट इज़ है। 3 बार ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया उन लोगों ने। अभी खुद ही मैंने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं, तो एक बार जाकर उनको भी चेक कराऊंगा। और क्यों कह रहा हूँ, जो बंदे हैं वहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है, उनको पता ही नहीं रहता है ठीक से वो क्या बाइक के अंदर इशू है क्या नहीं है। बस वो आप कंप्लेंट डालो, जाओ वहाँ, वो नट बोल्ट टाइट करेंगे, आपके हाथ में बाइक फिर से थमा देंगे। यार वो फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करते कि यार फॉल्ट क्या है बाइक के अंदर, क्यों इतना इशू आ रहा है। वाइब्रेशन का ही मेरा इशू, बाकी कोई माइलेज वाइलेज ऐसा कुछ भी इशू मेरे को इस बाइक के साथ में नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई है, ना ही इंजन के साथ में कोई इशू है ना ही कुछ है। मतलब रिलायबल इंजन है भाई साहब, अगर मेरे शब्दों में अगर आप पूछो तो कोई भी इशू नहीं आएगा। आप अगर प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली इस बाइक को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों इस बाइक को मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, वर्डिक्ट क्या है इसका, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार आप ये बाइक ले सकते हैं, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहला, रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया में, इवन लेह में भी 2 हैं, तो पीस ऑफ माइंड आपको रहेगा। हाँ, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा इशू रहता है। दूसरा, इससे बेस्ट क्रूजर बाइक इस सेगमेंट में कोई भी नहीं है। अगर कोई है तो भाई हो जो मेरी नज़र नहीं पड़ी है जिसपे, तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तीसरा मैं क्यों कह रहा हूँ लेने के लिए, हैंडलिंग और ब्रेकिंग वो भी बहुत सुपीरियर है, बहुत शानदार है। हाँ, एक ही इशू थोड़ा सा रहता है, वाइब्रेशन। तो भाई साहब रॉयल एनफील्ड का मतलब ही वाइब्रेशन है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको बेयर करना पड़ेगा। 70 से ऊपर आपको इसके मिरर्स के अंदर कुछ नहीं दिखने वाला है, वाइब्रेशन ऐसी आएगी। बाइक की एक बार आपको दिखा देता हूं दोस्तों। हाँ, मेन चीज, इन 36-37 हज़ार किलोमीटर में मैंने क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस कराए हैं। अब जरा इस चीज को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसी से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। 36,000 किलोमीटर पे चेन सेट चेंज हुआ, सॉरी 35,488 किलोमीटर पे चेन सेट चेंज हुआ, 1800-1900 रुपये का प्लस 500 रुपये का के करीब के वैसे चार्ज थे। उसके अलावा टायर पीछे का चेंज हुआ, आगे का टायर चेंज हुआ, तो टायर तो देखिए बनता ही है, चेंज होता ही होता। इसके अलावा जो नॉर्मल सर्विस है वही मेरी हो रही है, 3 बार टेपिट हुए हैं 10-10 हज़ार किलोमीटर के गैप पे। उसके अलावा कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी ऐसे एक्स्ट्रा नहीं आई है अभी तक। ना फ्यूल पंप को कभी कोई नुकसान हुआ, क्योंकि मैं पेट्रोल उस लेवल का रखता हूँ कि भाई इसमें कोई नुकसान आए ही नहीं। दोस्तों बाइक जरूर परचेज कीजिए अगर इसके लिए प्लान कर रहे हैं। बेस्ट क्रूजर बाइक देख रहे हैं 350 सीसी में, तो भैया इससे बेस्ट बाइक नहीं है, लिख के दे सकता हूँ। बाकी देखिए थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हर कंपनी की बाइक्स के साथ में होता है, कोई भी बाइक अपने आप में एक परफेक्ट नहीं होती है। निकालने वाले तो भाई साहब BMW और डुकाटी इन सब के अंदर भी कमियां निकाल देते हैं। यार ये तो बहुत छोटी सी और बहुत बढ़िया सी बाइक है मेरे वर्डों में अगर मैं कहूँ तो। दोस्त किसी के पास भी अगर दोस्तों रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 है, जिसको मैं प्यार से अपना हीरा बुलाता हूँ, तो यार प्लीज़ एक बार आपका एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ में कैसा रहा है ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों इस बाइक के अंदर मैंने क्या क्या मोड्स कराए हैं उसका वीडियो एक बार मैंने पहले भी बहुत पहले डाला था, 10K के आसपास उसके ऊपर व्यूज़ हैं। अभी मैंने जो अपग्रेडेशन किया है इसमें, जो मैंने अपग्रेड्स किए हैं मोड्स के अंदर, वो भी इसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक वीडियो मैं भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो से नया सीखने को मिला इस बाइक के बारे में, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भाई बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत एफर्ट लगता है इसकी बाइक को चलाने का। 3 साल चलाने का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना तो भाई साहब इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ एक बार फिर से सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।